Hello everyone. Now I am going to make a video lecture on the request of my students. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि सर कुछ रिवीजन वीडियोस बना दीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान घर बैठे हम लोग रिवाइज कर लें। तो हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एटलीस्ट वीडियो बना दें, जितने छोटे समय में हमारे पास समय की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने का कोशिश किया जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट सेशन से डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो आज का जो टॉपिक होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। द वीडियो इज गोइंग टू बी प्रिसाइज, जस्ट हम आइडिया ओवरव्यू देंगे आपको चैप्टर का, क्या क्या याद रखना है, क्या टॉपिक से क्या क्वेश्चन है। जैसे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबको पता है क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो, चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन अगर खाली चार्ज कहीं फ्लो कर रहा है, सिर्फ चार्ज, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होगा और इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोग अपने चैप्टर में मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो छोड़ो, डिस्कस डिटेल में नहीं जाना है। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है, जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक वो है चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, वो चीज हम लोग डिस्कस करें। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा किसी इलेक्ट्रॉन में। चलो कुछ मेहनत करो। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो क्यू से। हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चले हैं अभी तक, स्मॉल क्यू, इसी को लेके चलना है हर जगह, वैल्यू नहीं चेंज करना है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, वो याद रखना है। एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है हमारा कूलम होता है, कैपिटल सी नाम है, याद रखना है। अब जो इस पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चन बनता है, वो किस किस चीज पे बनता है। तो चार्ज का एक डिफिनीशन पे क्वेश्चन है। चार्ज को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये भी एक चार्ज का डिफिनीशन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अपने एनसीईआरटी में भी देखें, तो कभी कभी एग्जामिनेशन में भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, तो जनरली जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का क्वेश्चन आने का, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आता है। चार्ज निकालने के लिए कभी कभार आ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन आता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को एक चीज जानना होगा, जो हम लोग जानते हैं जूनियर क्लासेस से, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो किसी भी चार्ज पे अगर हम लोग बोल कि कितना कूलम चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम का चार्ज आपको वहां पे मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट वेरिएबल से याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताइए। क्वेश्चन का एग्जांपल, फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट, या यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज का भी मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर यूनिट लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होता है 1 मैग्नीट्यूड, वैल्यू है ओनली 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 1। तो यहाँ पे चार्ज क्या है,
1 कूलम। निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज हम लोग का कांस्टेंट वेरिएबल तो क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये कांस्टेंट वेरिएबल। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए, तीन क्वांटिटी में से दो क्वांटिटी हमको पता है, तो तीसरा क्वांटिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि है हमारा इस फार्मूला का इस्तेमाल करके n इक्वल टू एन ई। यहाँ से हम लोग n निकालेंगे जो कि आएगा क्यू का वैल्यू क्या, तो 1 कूलम चार्ज पे निकालना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो कांस्टेंट 10⁻19 कूलम, तो n आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि नंबर निकाल रहे हैं, नंबर वेरिएबल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा सिर्फ। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्यू का वैल्यू कुछ भी दिया जाए तो आप क्वेश्चन का वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सपोज दैट क्यू मे बी 2 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम, कुछ भी दिया जाए तो आप इसका वैल्यू इस फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। चार्ज का भी निकालने कभी कभी आ सकता है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं अगर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अगर n दे दिया जाए 6.25 इंटू 10⁻18 और आपसे बोला जाए कि निकाल के बताइए Q कितना होगा, तो फिर से आप यही फार्मूला निकालिएगा क्योंकि E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके Q इक्वल टू NE का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। n का वैल्यू हमारा 6.25 इंटू 10⁻18, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, तो वैल्यू क्या आता है, कूलम यहाँ रहेगा 1 कूलम। ये हमारा क्वांटिटी, इसको भी निकालने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन। तो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये वेरिएबल हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। अब चार्ज के बारे में पता चल गया। अब ये जो चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर से, अगर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो किस वेरिएबल में निकालते हैं, तो करंट कहलाता है वो, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, चार्ज का फ्लो एक गिवन यूनिट टाइम और गिवन टाइम भी आप कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी चीज का फ्लो का रेट अगर निकालते हैं, जैसे स्पीड भी फ्लो करते हैं, स्पीड में भी हम लोग चलते थे, किसी भी चीज का स्पीड निकाल रहे हैं, चाहे वो पानी हो, फ्लोइंग थिंग्स हो, या फिर आप ही दौड़ रहे हो, तो चलता हुआ चीज का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी चलता हुआ चीज क्या, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। इसका वेरिएबल क्या आता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी आता है। आई इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है, कैपिटल आई। अब ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, हर किसी को पता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो अगर इस फार्मूला को हम लोग एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखें, क्योंकि आता है कुछ यूनिट के फॉर्म में चीजों को लिखना, तो इस फार्मूला को अगर हम लोग एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई के जगह पे 1 एम्पियर, क्यू के जगह पे 1 कूलम और टाइम की जगह पे 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर कूलम पर सेकेंड भी कहलाता है, तो ऐसा यूनिट है, इसका अगर एम्पियर निकालें और उसको कूलम पर सेकेंड भी बोलें तो भी बराबर बात है।
बस एसआई यूनिट के फॉर्म में एम्पियर लिखते हैं, कूलम पर सेकेंड भी लिखा हुआ हो अगर क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा वो 1 एम्पियर का वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट है। ठीक है, ये डिफाइन करने की जरूरत है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट हम लोग फार्मूला से डिफाइन करेंगे, जितना चीज याद रखना कह रहे हैं हम उतना ही चीजों को याद रखना है, और उसको आप आंसर में बदल भी सकते हैं डिफिनीशन टर्म में। जैसे 1 एम्पियर डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपली दिखा है, एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में चलता है किसी कंडक्टर में तो उसको 1 एम्पियर ऑफ करंट कहेंगे। अगर अंग्रेजी में कहें तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड then the current flowing through a conductor is said to be 1 एम्पियर। तो ये हमारा करंट 1 एम्पियर करंट का डिफिनीशन हो जाएगा, कितना आसान है। अब यहाँ पे जब हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं और आंसर हमारा एम्पियर में आना चाहिए, तो यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा अगर करंट हम लोग निकाल रहे हैं वो एम्पियर में तभी आएगा जब आपका चार्ज कूलम में होगा, टाइम सेकेंड में होगा, या फिर आपको चार्ज निकालने दिया जाए एम्पियर भी एम्पियर में होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या दिया हुआ मिलता है, मिली एम्पियर में क्वेश्चन दिया हुआ होता, तो 1 मिली एम्पियर क्या होता है, तो 1 मिली एम्पियर को आप कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो 10⁻³ एम्पियर आएगा। 1 माइक्रो एम्पियर भी दिया हुआ मिल सकता है, माइक्रो म्यू से डिनोट करते हैं तो होता है 10⁻⁶। तो कन्वर्सन यूनिट आपको याद रखना है, इस वेरिएबल में दिया जाता है, क्योंकि हम लोग माइक्रो और मिली में नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एम्पियर में। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्सन बहुत जरूरी है जानना, और इस पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। चार्ज दिया होगा, वैल्यू ऑफ चार्ज गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, आप करंट निकाल सकते हैं, या फिर पिछले टॉपिक से ही अगर हम लोग रिलेट करें तो इस फार्मूला के इस्तेमाल से आप Q = IT से चार्ज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज इस वेरिएबल से भी निकल सकता है, चार्ज अगर करंट और टाइम दिया हुआ हो तब भी आप चार्ज को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल आएगा, Q = IT if amount of current and time through which it is flowing through a conductor is given, then we can find the amount of charge flowing through that conductor। तो ये हमारा करंट से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें कुछ वेरिएबल याद रखना है, कन्वर्जन याद रखना है, ये कन्वर्जन मिली एम्पियर और एम्पियर का कन्वर्जन याद रखना है हमारा कैसे चलेगा और कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर जब भी किसी वेरिएबल में आएगा उसका स्टैंडर्ड यूनिट में, तो बाकी वाली चीजों को भी उसके स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखना है। तो ये हो गया हमारा करंट के बारे में। अब आता है करंट के बाद हमारा कि अब चार्ज मूव किया तो आखिर मूव कैसे किया, सवाल है कैसे चला। हम भी चलेंगे तो कैसे चलेंगे, काम करना पड़ेगा। तो चार्ज को चलाने के लिए भी काम करना पड़ता है और वहां पे एनर्जी लगेगा। तब अगर एनर्जी है तो पोटेंशियल नाम का चीज आता है, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट हो कहीं थे आप, तो अब चार्ज को मूव कराने के लिए हम लोग एक एनर्जी वेरिएबल रखते हैं जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो दो चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा अंतर है, उसको जानना जरूरी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं वर्क डन, क्योंकि मूव करा रहे हैं तो वर्क डन करेंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, मतलब पहला वाला पॉइंट नहीं पता है कहां से ला रहे हैं, लेकिन कहां पे ला रहे हैं ये पॉइंट पता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको लाने वाला पॉइंट पता होगा, लेकिन ये आ कहां से रहा है ये चार्ज, इसका पता नहीं। इंफिनिटी से आ रहा है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट P पर, तब इसको जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में। लेकिन अगर इसी जगह पे आपको ये पता है दोनों पॉइंट कि कहां से कहां लेके जाया जा रहा है,
तब इस पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरली इसको हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, डिफरेंस बताता है दो पोटेंशियल के बीच का। जैसे कि दो पॉइंट होगा, अगर हमारा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए से बी तक अगर हम चार्ज ले गए हैं तो ए में कुछ पोटेंशियल होगा, बी में कुछ पोटेंशियल आया होगा, कम हुआ होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वी ए माइनस वी बी। क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। डायरेक्टली अब क्वेश्चन कभी कभी छोटा क्वेश्चन आता है, हम लोग खाली बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, नहीं कभी कभी छोटा भी क्वेश्चन आ जाता है। बुक में भी है कि पोटेंशियल 12 वोल्ट से 8 वोल्ट पे चला रहे हैं, तो दो वोल्टेज दिया हुआ है, इफ यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम 12 वोल्ट टू 8 वोल्ट, तो दैट मीन्स वोल्टेज का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा पोटेंशियल कहलाएगा उस जगह पे, या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो हम लोग को उसको माइनस करके करना होगा, डिविजिबली 8 पे 12 पे नहीं निकालेंगे, डिविजिबली 8 पे नहीं निकाल के करेंगे, हमेशा डिफरेंस करके निकाल के करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है वो पता है। अब इन दोनों का कंपोजिशन है जो थ्योरी हमारा चलता है, दैट इज V को ही रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन कर रहे हैं आप, इसलिए ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या कहाएगा ये, अगर हम लोग ये पोटेंशियल लिखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो V वोल्टेज से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। SI यूनिट है हमारा वोल्टेज, वोल्ट, वोल्ट से भी डिनोट किया जाता है, V इक्वल टू W बाई Q, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं, डेल्टा V लिखने की जरूरत पड़ता है। अब पोटेंशियल का यूनिट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो V तो है ही 1 वोल्ट, SI यूनिट वोल्ट, वर्क डन का यूनिट एनर्जी है, वर्क डन का एनर्जी है, कह सकते हैं जूल होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो अब ये भी यूनिट पे क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो जनरली 1 वोल्ट को वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb of charge through a conductor, then we can say that the potential difference between its end is 1 volt। अगर 1 जूल का वर्क किया जाए किसी एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहाएगा। अब चार्ज यूनिट है, वोल्ट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, 2 जूल ऑफ वर्क डन करेंगे एक कूलम चार्ज में तो 2 वोल्ट हो जाएगा, 3 जूल करेंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा। वैसे ही करंट में भी चलता है, 1 एम्पियर करंट में क्या है हमारा, 1 कूलम चार्ज को मूव कराते हैं, 2 एम्पियर करंट में 2 कूलम चार्ज को मूव कराएंगे एक ही सेकंड में, 3 एम्पियर में 3 कूलम चार्ज को मूव कराएंगे एक ही सेकंड में। ये भी चीज याद रखना है, इसमें भी बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो ऊपर का क्वांटिटी बदल रहा है, ये 2 हो रहा है तो ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 3 कर रहा है, नीचे कोई यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना है आपको। 1 वोल्ट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये दोनों चीज को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट का आता है। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे हमारे आगे के चैप्टर में। तो रिलेशन में करंट और वोल्टेज का रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, करंट और वोल्टेज का रिलेशन जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में,
इनको मेजर करने के लिए दो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन सा डिवाइस होता है? एक डिवाइस होता है एमीटर, एमीटर एमीटर किसको मेजर करता है? करंट को। अच्छा, करंट को मेजर कर रहा है, सवाल ये भी आता है, दो सवाल और आता है एमीटर के साथ। कौन कौन सा? एमीटर को सर्किट में लगाते कैसे? एमीटर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे? एमीटर को ऐसे, करंट अगर ऐसे है, प्लस माइनस, इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे? तो एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। कैसे लगता है? सीरीज में। तो एक चीज ये भी याद रखना। अच्छा, एमीटर को सीरीज में क्यों लगा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि एक्यूरेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर को ये मेजर करके हमको बताएं। और एक और क्वेश्चन है इसके साथ, तो अगर सीरीज में लगाए हैं, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर करे, तो एक कंडीशन होता है, सीरीज में लगा दोगे किसी रेजिस्टेंस वाले डिवाइस को तो करंट को तो रोक देगा। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? तो एमीटर जो बनाया जाता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस का होता है। तो एमीटर कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस का। ये भी सवाल आता है, एमीटर को लो रेजिस्टेंस का क्यों रखते हैं कभी कभी। तो एमीटर को लो रेजिस्टेंस का इसीलिए रखा जाता है, इसको सीरीज में लगाया जाता है, ये करंट का फ्लो को हैम्पर ना करे और इफिशिएंटली करंट का मेजरमेंट कर सके। इट विल नॉट हैम्पर द फ्लो ऑफ करंट और अल्टर द फ्लो ऑफ द करंट एंड रिड्यूस इट्स अमाउंट एंड इट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट फ्रीली। तो वेरी लो रेजिस्टेंस का हम लोग एमीटर लगाते हैं। तो याद रखना, एमीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो जाता है, एमीटर से रिलेटेड क्या है? करंट मेजर करने का डिवाइस है। कैसे लगाते हैं? सीरीज में। कैसा होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस का। ये सिंबल है हमारा। दूसरा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। इसको कैसे लगाते हैं? तो वोल्टेज एक एनर्जी डिफरेंस को मेजर करता है। देखो, वोल्ट मीटर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो वोल्ट मीटर कभी भी हम लोग एक रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाए हमेशा, क्योंकि ये इस पॉइंट मान लेते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता है। करंट अगर ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव भी याद रखना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता है। तो हमेशा इसको हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं कि एनर्जी डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो बता देता है। तो इसलिए इसको हम लोग पैरेलल लगाते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो एनर्जी डिफरेंस बताने के लिए कि खाली आप ये भी पाइप को अगर बंद कर देते हैं तब भी तो बता देता है ना कि वो कितना प्रेशर का पानी आने वाला है। तो वही काम करते हैं, क्या? हाई रेजिस्टेंस का, वेरी हाई रेजिस्टेंस का, जिससे कि करंट को रोक दे, अपने से करंट को पास ना करने दे और लॉस ऑफ करंट ना हो, क्योंकि करंट को ओरिजिनली यहाँ से जाना चाहिए। तो ये तो मेजरिंग डिवाइस है, इससे कम के मात्रा कम से कम जाए, ज्यादा फायदा है। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्यों? तो याद रखना, करंट का लॉस ना हो और सर्किट में करंट इफिशियंटली फ्लो करे। हाई रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से याद है दो लाइन, तो आप एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सर्किट बनाते हैं इनको। अब सर्किट में कैसे लगाएंगे, ये दोनों को लगाना भी आना चाहिए। तीन चीज सर्किट में याद रखो, बाकी बात चीज तो एज इट इज चलते रहता है। तीन क्या क्या चीज याद रखना है? तो सेल और बैटरी को कैसे लगाएंगे, सेल और बैटरी को कैसे लगाएंगे, दूसरा एमीटर को कैसे लगाएंगे, और तीसरा वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे।
तो सबसे पहले सेल से समझते हैं। सेल पॉजिटिव वाला पतला होगा और निगेटिव वाला मोटा होगा, तब भी पॉजिटिव निगेटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ नहीं मिलेगा तब भी समझ आना है। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है पतला वाला और निगेटिव रिप्रेजेंट करता है मोटा वाला। अगर पतला मोटा से रिप्रेजेंट नहीं है तो प्लस माइनस लिखना जरूरी है। और कोई सोचने लगता है प्लस माइनस नहीं लिखा होगा, फिर गड़बड़ है। नहीं, अगर पतला और मोटा है, निगेटिव वाला ठीक होगा तो भी सही है। अगर सिर्फ सेल रिप्रेजेंट करना है तो एक को बनाना है, सर्किट बनाने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। तो सेल बनाना है तो सिर्फ एक को बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, 2 वोल्ट का 4 गो सेल लगाइए। तो 2 वोल्ट का 4 सेल है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, सेल को ऐड कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव लगा के हम लोग सीख रहे हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव लगेगा तो 4 सेल निगेटिव लगेगा, तो 4 सेल हो गया। तो 4 सेल का हमारा बैटरी बन जाता है। अब बैटरी लिखा हुआ तो 4 सेल बनाओ, 3 सेल बनाओ, डायरेक्टली बैटरी का वैल्यू दिया हुआ तो कम से कम 2 सेल बनाओगे तभी वो बैटरी कहलाएगा। तो ये भी याद रखना, सेल नहीं बना देना, बैटरी पूछेगा, और बैटरी पूछेगा तो सेल नहीं बनाना, और सेल पूछेगा तो बैटरी। तो बता दिए क्या क्या करना है। अब बन गया ये बैटरी। अब एमीटर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आता है एमीटर में फ्लॉज डाल के, कभी कभी सर्किट ही दे दी जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ फ्लॉज। तो हम अलग अलग जगह एमीटर लगा देते हैं इसी सर्किट में, और देखते हैं कि उनमें पॉजिटिव और निगेटिव कैसे। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर हो, पॉजिटिव निगेटिव में ये ध्यान रखना है कि एमीटर का पॉजिटिव जो होगा वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा या सेल के, और एमीटर का निगेटिव हमेशा बैटरी और सेल के निगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसके बगल में जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा और दूसरा पार्ट निगेटिव कहलाएगा। इसमें लेके चले तो इसके बगल में निगेटिव है, निगेटिव के बगल में जो होगा वही लिखाएगा, अपोजिट दूसरा होगा। तो जिसके बगल में आपको, जिससे नजदीक, नियरेस्ट पार्ट है, नियरेस्ट इंड, वो ध्यान देना है। तो इसका निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहाँ से चले, पॉजिटिव से है तो नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव, ऊपर वाला पार्ट निगेटिव। अगर इधर चलेंगे तो क्या है, ये निगेटिव से चल रहा है तो नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। देखो बदल गया चीज। तो याद रखना है, बैटरी का निगेटिव आपके निगेटिव से कनेक्टेड होगा, बैटरी का पॉजिटिव आपके पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा इन द केस ऑफ एमीटर। तो वही है, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब भी एमीटर और वोल्ट मीटर हम लोग देखेंगे तो बीच में कनेक्टेड कोई पार्ट को याद नहीं रखना है, सिर्फ डायरेक्टली आप बैटरी देखो और उसका कनेक्शन देखो कि बैटरी से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, बीच में हम लोग बना दिए हैं, लेकिन डायरेक्टली आप बैटरी से कनेक्शन देखना है उसका, और दूसरे किसी चीज से। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब अच्छा, इसी सर्किट में हम लोग वोल्ट मीटर को अगर कनेक्ट करें, एमीटर हो गया, सपोज दैट एमीटर हम लोग यहाँ लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, फिर एक रेजिस्टेंस रखते हैं। कभी भी वोल्ट मीटर, मान लेते 2 रेजिस्टेंस रखते हैं, अगर हम लोग लगा रहे हैं, एक की रखते हैं, तो वोल्ट मीटर जो होगा ये R1 है, R2 है। अगर बोला जाए कि एक ही वोल्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस वाला पार्ट है तो उसमें आप लोग दोनों में कंबाइन करके इस वोल्ट मीटर को लगाइएगा, और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका भी पॉजिटिव निगेटिव के साथ वही केस है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगेगा, निगेटिव के साथ निगेटिव लगेगा। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ। अगर इसी जगह पे बोल दिया जाता कि इंडिविजुअल वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए, तो फिर क्या हो जाता क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल वोल्टेज में आपका ये पार्ट, इसके लिए एक अलग वोल्ट मीटर आएगा और इसके लिए एक अलग वोल्ट मीटर आएगा। ये V2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर।
तो ये पार्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट में याद रखना, कैसे सर्किट बनेगा और क्वेश्चन जो हमारा आता है वो इसमें ध्यान देके करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, करंट पढ़ लिए हम लोग, वोल्टेज पढ़ लिए हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिए हम लोग, सिंबल याद रखना है, सबको पता है। डिवीजन है तो सिंबल हम नहीं बताएंगे कैसे होता है, बल्ब कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट कैसे लगाया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या सिंबल है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस से भी आता है क्वेश्चन, उसको भी लगाने के लिए दिया जा सकता है, तो ये भी ध्यान देना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, करंट और वोल्टेज का डिफिनीशन हम लोग जान गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन, एक हमारे महान साइंटिस्ट जो हमारे ओम्स लॉ थे, ओम्स थे, वो उन्होंने अपना एक लॉ दिया, जिस लॉ में उनके द्वारा कहा जाता है, अब लॉ में भी थोड़ा बहुत ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है लिखेंगे, लॉ तो याद रखें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहले यही चीज लिखा, ओम्स लॉ तब वेरीफाई होगा बार बार जब हमेशा टेम्परेचर एक ही हो, कांस्टेंट हो, और आप अलग अलग वेरिएबल को मेजर करें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference through its end। क्या है, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference through its end। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब तक कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो एक तो ये है कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या, अगर आप टेम्परेचर बदल दे रहे हैं तो ओम्स लॉ वेरीफाइड नहीं होगा। और दूसरा होता है ओमिक कंडक्टर्स, जैसे अलग अलग तरह का कंडक्टर है, तो ओमिक कंडक्टर अगर आपके पास नहीं है तो भी ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। तो ओम्स लॉ हर जगह वेरीफाई नहीं होता है, ये भी इज ओम्स लॉ वेरीफाइड एवरीवेयर, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम लोग वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो करंट तो बदलता है, वोल्टेज नहीं बदलता है, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं। ओम्स के द्वारा एक नया चीज का इजाद हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। जब इक्वल करेंगे तो रेजिस्टेंस के तरीके, क्योंकि वोल्टेज जो एनर्जी कंज्यूम किया गया, एनर्जी के बराबर करंट नहीं मिला, तो करंट गया था किसी एक कंडक्टर में, तो कंडक्टर में फ्लो कर रहा था जब इलेक्ट्रॉन, तो उसके फ्लो में अपोजिशन दिखा दिया, तो वो अपोजिशन जो हो रहा था वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसी को हम लोग नाम दिए हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, जो रुकावट पैदा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का चलने में, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ एक नया नाम आता है जो हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आर जो रिप्रेजेंट करता है वो रेजिस्टेंस कहते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल फिलहाल मान के चले, वैल्यू होता है, ये इन दोनों पर नहीं डिपेंड करता है, ना ही वोल्टेज पे ना ही करंट। इसका यूनिट ओम्स के द्वारा दिया गया है, तो ओम ही होता है, तो याद रखना है, ओम्स लॉ से नया चीज निकला है तो ओम का नाम है, इसका यूनिट का नाम भी ओम है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेजिस्टेंस आता है। यहाँ पे करंट डिपेंड कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस पे, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, तो रिलेशन आता है ओम्स लॉ के हिसाब से। करंट कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, करंट कैसे डिपेंड करता है वोल्टेज पे, तो ओम्स लॉ तो कह ही रहा है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का। इस फार्मूला के हिसाब से कहेंगे तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है। यहाँ से हम लोग को एक चीज का पता चलता है कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, तो रिलेशन भी याद रखना है, ठीक है। और इस ओम्स लॉ से हमारा जो वेरिएबल आता है, जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है रेजिस्टेंस आर, आर इक्वल टू वी बाई आर।
जो ये रेशियो देगा वोल्टेज और करंट को, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और ओम्स के द्वारा इसका स्लोप बनाया गया है, वैल्यू बनाया गया है कि अगर दो जगह पे करंट और वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग दिया गया है, तो अगर आपको पता करना है कि वो ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं अलग अलग रीडिंग पे, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में किए थे, तो वो हम लोग इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से निकालते हैं। अगर रेशियो हमेशा बराबर आएगा, दैट मीन्स ओम्स लॉ इज बीइंग वेरीफाइड। कभी कोई क्वेश्चन भी आता है टेबल के हिसाब से, तो आपको रेजिस्टेंस निकाल निकाल के देखना है अलग पॉइंट पे, या फिर एवरेज ही निकाल लेना है, किसी दो पॉइंट पे पूछा जाए, डेल्टा आर के फॉर्म में निकालना, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई दोनों तरफ से भी निकल जाएगा। तो ओम्स लॉ में हमारा रेजिस्टेंस निकलता है, इसको ग्राफ के फॉर्म में समझना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक क्लियर होगा हर किसी का? एक तरह से ओवरव्यू कर रहे हैं चैप्टर का, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। अगर ओम्स लॉ पे हम लोग बात करें, तो इसका अगर ग्राफ जो बनता है, ये रेशियो पे हम लोग किसी भी चीज का ग्राफ बना सकते हैं, एक्सिस वाई एक्सिस। जो वेरिएबल हमारा न्यूमरेटर में होता है उसको वाई एक्सिस पे लीजिए, डिनोमिनेटर होता है आई पे लीजिए, इसके बीच में एक लाइन बनेगा जो स्लोप कहलाता है, ये हम लोग का रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ द। स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट इज वेरीफाइंग द ओम्स लॉ, अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक जगह रेशियो सेम है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड वाला बात, स्पीड हमेशा सेम आ रहा है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के ग्राफ पे। उसी प्रकार से याद रखना है वोल्टेज और करंट के ग्राफ पे, अगर लाइन स्ट्रेट है दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, and if resistance is same by changing the voltage and current, that means the given conductor will verify your Ohm's law. ओके, इसको बदल के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ हो, फिर से ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट योर रेजिस्टेंस, द स्लोप। हाँ, इस पे क्वेश्चन क्या आता है, अलग अलग तरह का ग्राफ बनाया जाएगा। सपोज दैट एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, ए नाम दे देते हैं, बी और सी, इसमें भी इसी प्रकार से देते हैं ए बी एंड सी। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड आउट इसमें से ग्रेटर कौन है, रेजिस्टेंस किस मेटल का ज्यादा है, मटेरियल ए का कि बी का कि सी का, इसमें भी ए का कि बी का कि सी का। फॉर्मूला ध्यान से देखो, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, मतलब भी बड़ा होगा तो आर बड़ा होगा, तो भी के बगल में जो लाइन होगा, जो ग्राफ होगा, उसका वैल्यू हमेशा बड़ा, आई तो कम ही चल रहा है, तो ये याद रखना है जो भी के नियर बाई स्लोप, उसका वैल्यू ज्यादा होगा रेजिस्टेंस का। तो इस ग्राफ में किसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, ए का, उससे कम बी, उससे भी कम सी, जो सबसे दूर है इससे। अगर इस ग्राफ में अगर बात करें इसमें हम लोग, तो इसमें किसका ज्यादा है, तो भी के नजदीक में कौन है वो देखना है। हमेशा एबीसी नहीं होगा, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, रट लेता है, ऊपर वाला हमेशा ज्यादा है, उसके बाद बीच वाला, उसके बाद नीचे वाला ना, ये जरूर देखना भी आई के नहीं लिखा है, भाई नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगा। तो आई और भी को जरूर देखेंगे आप। तो इस केस में भी के बगल में सी है, तो सबसे ज्यादा सी के पास, फिर बी, फिर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आता है ग्राफ मल्टीपल टाइप में आ जाए, ग्राफ बना के ऐसा ही आ जाए, कभी कभी लिखा हुआ भी मिलता है वाई इट इज सो। तो आपको बताना होगा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ जो हमारा इसके रिलेशन के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी की तरफ होगा वो हमारा ज्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट। तो ये रहा ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल आता है दैट इज रेजिस्टेंस। अभी तक तो हम बोल रहे थे वोल्टेज और करंट के हिसाब से एक डिवाइस अगर हम लोग बनाएंगे तो उसका फिक्स्ड वेरिएबल होता है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट के हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं होता है, ना के बराबर हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट है। क्या है, क्योंकि क्वेश्चन होता है, हम लोग क्वेश्चन बनाए भी हैं, समझते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से। सपोज दैट 220 वोल्टेज का सप्लाई लाइन है, उसमें 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो बोला जाएगा तुमको कि वही बल्ब को अगर हम लोग
110 वोल्ट का सप्लाई लाइन में लगाएंगे तो क्या करंट मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं और बोलते हैं रेजिस्टेंस इसका जो 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन में है वो 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन में है। तो रेजिस्टेंस अगर बन गया है किसी डिवाइस का, चाहे ये बल्ब हम बना लिए चाहे वो बल्ब हम बना लिए, तो उसका रेजिस्टेंस जल्दी चेंज नहीं होता है। हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द रेजिस्टेंस। करंट कम दे ज्यादा देके बल्ब को थोड़ा कम डीम जलाएंगे ज्यादा जलाएंगे वो बात अलग है। मतलब रेजिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म यूनिटी पे चल रहा है, चीजों को आप सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसलिए हम लोग उसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, बोलते हैं बदल दोगे तो क्या होगा, करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा, रेजिस्टेंस का वेरिएबल तो सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस लेकिन बदलता है, डिपेंड करता है। तो अब वो डिवाइस बनाने समय जिस जिस मटेरियल का डिपेंड यूज किया गया उस पर अब रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, कितना लंबा है कंडक्टर। छोटा होगा तो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला पार्ट। आप किसी मान लेते हैं रूम है, दरवाजा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो दरवाजा के अंदर एक ही शेप में जा रहे उससे मतलब नहीं है, आप इंटर किस पोर्शन में किए और उसी पोर्शन में अगर चल रहे रेक्टेंगुलर शेप में, तो आपके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया वो रेक्टेंगल शेप का है। तो जनरली वायर में कैसा आता है, टनल जैसा होगा, सर्कुलर पोर्शन होता है। तो याद रखना इस पे क्वेश्चन भी होता है, सर्कुलर पोर्शन लेते हैं एरिया का। अब एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो सिंपली एक पतला दरवाजा था, एक दरवाजा को लंबा चौड़ा कर लें, डेंसिटी घटा बढ़ा नहीं रहे, लेकिन तब भी हम लोग को आसानी होगा जब बड़ा दरवाजा होगा जाने, होगा कि नहीं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, पोजीशन घट जाएगा, आराम से जाने देगा। तो पोजीशन घटा, घट गया। और किस चीज पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल आप कैसा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके डेंसिटी और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि पोजीशन कितना ऑफर किया जा रहा है। लास्ट चीज, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ होता है। अब ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब अपोजिशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अपोजिशन कैसे बढ़ गया भाई टेम्परेचर बढ़ाने से। तो मान लेते हैं टेम्परेचर, अगर एक पानी को बॉयल कर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को समझो, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, रैंडम मूव करने लगता है। वही कंडक्टर में होता है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड मूविंग मोर रैंडम। मतलब एक आदमी दारू पी के आ गया, हो रहा है, वो जाने में तुमको दिक्कत करेगा कि आसानी करेगा, ऑब्वियस सी बात है दिक्कत करेगा। तो जब ज्यादा रैंडम मूवमेंट हो जाता है तो वो आपको चलने में दिक्कत करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा ज्यादा बड़ा वीडियो करता है, तुम भी बोर हो जाओगे। तो जो रेजिस्टेंस है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोशिश करेंगे 2 और वीडियो में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर ले और कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें, जो जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।